मैं डॉक्टर इरशाद अली खान, समाचार राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना में कार्यरत हूँ। आज हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में हम ये कह सकते हैं कि इसमें भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। अनुच्छेद 37 भी इस बारे में स्पष्ट करता है। हम ये कह सकते हैं कि संविधानकारों ने मूल अधिकारों को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। वे आखिरकार जिनकी प्रकृति निषेधात्मक थी तथा जो 18वीं और 19वीं शताब्दी की उदारवादी परंपराओं से मेल खाते थे, उन्हें मूल अधिकारों के नाम से पुकारा गया। परंतु जिन अधिकारों की प्रकृति सकारात्मक थी तथा जिनकी अनुपस्थिति में लोक कल्याण का राज्य तथा समाजवादी राज्य की रचना की कल्पना भी नहीं हो सकती थी, उन्हें नीति निर्देशक सिद्धांतों की संज्ञा प्रदान की गई। यह कहा गया है कि वे उन लक्ष्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनको प्राप्त करने का प्रयास भारतीय गणतंत्र करेगा। नीति निर्देशक सिद्धांतों को क्रियान्वयन करने के लिए राज्य बाध्य नहीं है, अतः उनके उल्लंघन की स्थिति में कोई भी भारतीय नागरिक न्यायालय की शरण नहीं ले सकता। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने यह मत व्यक्त किया था कि उनकी तुलना यानी कि 1935 के अधिनियम में निहित निर्देशनों से की जा सकती है, जो प्रांतों गवर्नरों को उनकी नियुक्ति के समय दिए जाते थे। इन दोनों में केवल एक अंतर है। 1935 के अधिनियम में निर्देश केवल कार्यपालिका को दिए जाने की व्यवस्था थी। नवीन संविधान में उन्हें व्यवस्थापिका को दिया जाता है। 25वें संशोधन में पारित होने के उपरांत न्यायपालिका से भी उनके पालना की अपेक्षा की जाने लगेगी। नीति निर्देशक सिद्धांत केवल भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता नहीं, उनकी व्यवस्था इसके पूर्व आयरलैंड के संविधान में की जा चुकी थी। 1948 में बर्मा के संविधान में भी इन्हें स्थान दिया गया। 1951 में निर्मित नेपाल के संविधान में तथा 1952 में थाईलैंड के संविधान में भी इन सिद्धांतों का समावेश किया गया था। भारत के संविधान में भी इस संबंध में इसी परंपरा का अनुगमन किया गया है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व से राज्य के पथ प्रदर्शन हेतु कुछ सिद्धांतों की व्यवस्था की गई। इन नीति निर्देशक तत्वों के उल्लेख संविधान के 4th भाग में किया गया है। इस अध्याय के अंतर्गत संविधान निर्माताओं ने एक दिशा की ओर संकेत किया, जिसका अनुसरण केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कानून निर्माण और प्रशासन के संबंध में किया जाना है। 1937 में आयरलैंड ने अपने संविधान में न केवल मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की, वरन सामाजिक नीति के निर्देशक तत्वों को भी संविधान में स्थान दिया। इसके साथ ही मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों में यह अंतर रखा है, जहां मौलिक अधिकारों को न्याय योग्य ठहराया गया है, नीति निर्देशक तत्वों को न्याय योग्य नहीं माना गया। भारतीय संविधान ने इस संबंध में आयरलैंड के संविधान से मार्गदर्शन दिया है। यानी कि हम ये कह सकते हैं, जो अंबेडकर कहता है कि ये भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है, वास्तव में है। यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करें हम, तो हम पाते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के समय ही निर्धारित हो गया था कि स्वतंत्र भारत राज्य राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हुए समतावादी समाज की रचना करेगा। 1928 में प्रसिद्ध नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी सुनिश्चित करने हेतु कानून बनाने तथा समाज में वर्ग, निर्बल और कमजोर एवं बेरोजगार व्यक्तियों को सामाजिक सहायता दिए जाने की चर्चा की गई है। 1931 के क्रांतीय अधिवेशन में राजनीतिक और नागरिक अधिकारों के साथ साथ व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की मांग की गई थी। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर एवं गवर्नर जनरल को दिशा निर्देश दिए गए। 1945 में सप्रू समिति ने आयरलैंड के संविधान का अनुकरण करते हुए अधिकारों के 2 भेद किए, वाद योग्य अधिकार और वाद अयोग्य अधिकार। अलादी कृष्णा स्वामी ने इन्हें राजनीति के लिए पथ प्रदर्शक एवं इनका उद्देश्य प्रेरणात्मक बताया। बेनिगल नरसिंह राव का मत था कि यह शासन के लिए सदाचार नीति वचन के रूप में ग्रहण किए जाएंगे, किंतु वहीं इन्हें भावनाओं का वास्तविक कूड़ादान, अनावश्यक धोखा तथा एक चेक जिसका भुगतान बैंक द्वारा भविष्य में सुविधा अनुसार किया जाए कहा गया।
हम इसके अर्थ उद्देश्य स्वरूप का अध्ययन करते हैं तो उसमें पाते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में यह भारतीय संविधान की अनोखी विशेषताएं, यानी इन्होंने कहा यह भारतीय संविधान की अनोखी विशेषताएं, इनमें एक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य निहित है। एम.बी. पायली ने इस संदर्भ में कहा है कि सामूहिक रूप में ये सिर्फ उन आधारों को तैयार करते हैं जिन पर भारतीय लोकतंत्र निर्मित होगा। ये भारत की जनता के वे न्यूनतम आदर्श एवं आकांक्षाएं हैं जिन्हें वह एक उचित समय में प्राप्त करना चाहती है। वस्तुतः जब भारत में राज्य इन सिद्धांतों का वास्तविक प्रयोग करेगा तब वह कल्याण का राज्य बन जाएगा। के.एम. पन्नीकर ने इन्हें आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद लाने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया है। इन निर्देशक तत्व राज्य को दिशा निर्देश देते हैं। यहाँ राज्य का तात्पर्य अनुच्छेद 36 में वर्णित राज्य की परिभाषा से ही है। यहाँ राज्य की वही परिभाषा है जो मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 के अनुच्छेद 12 में अभिव्यक्त है। इसके अनुसार राज्य में निम्नांकित सम्मिलित हैं: भारत सरकार, संसद, राज्य सरकारें, राज्यों के विधानमंडल, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या बाहर सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकार। ग्रेनविल ऑस्टिन के इनका लक्ष्य बताया है कि सामाजिक क्रांति के उद्देश्य की प्राप्ति है। इस क्रांति के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न करके क्रांति को आगे बढ़ाना है। यानी निर्देशक तत्वों के प्रकृति के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो ये पाते हैं कि निर्देशक तत्वों की प्रकृति, भूतपूर्व विधि और न्याय मंत्री H.R. गोखले का कहना है कि हमारे संविधान में दिए गए राज्य के निर्देशक तत्व इस दृष्टि में नए हैं कि किसी पुराने संविधान में नहीं दिए गए थे। अमेरिका के संविधान में भी नहीं। इनमें से कुछ तत्व नेहरू समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप में थे, यद्यपि उनमें वे मूल अधिकार के साथ दिए गए थे। उनमें तथा मूल अधिकारों में वह भेद नहीं किया गया था जो अब संविधान में किया गया। यानी मूल अधिकारों को अलग इन तत्वों का सबसे पहली बार स्पष्ट उल्लेख आयरलैंड में हुआ था। आयरलैंड का संविधान में स्पष्ट करता है कि निर्देशक तत्वों का प्रवर्तन न्यायालय के माध्यम से नहीं कराया जा सकता। ये एक थोड़ा सा भिन्न है। यह स्वाभाविक है क्योंकि इन तत्वों की प्रकृति ऐसी है कि इनको क्रियान्वित करना विधानमंडल पर ही छोड़ना होता है। उदाहरणतः निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती, उनको तो विधानमंडल की योजना पर निर्भर होना पड़ेगा। किंतु हमारे संविधान निर्माताओं ने ये स्पष्ट कर दिया कि ये तत्व देश के शासन के लिए मूलभूत हैं। यह राज्य का कर्तव्य है कि उचित कानून बनाकर इन्हें कार्य रूप में परिणत करे। इस प्रकार उन्होंने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि इन तत्वों के न्यायालयों की डिक्रियों के माध्यम से परिवर्तनीय न होने के कारण यह स्थिति नहीं है कि मूलभूत या कानूनी तौर पर बाध्यकारी न हो। यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राज्य के निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक न्याय के रूप में हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। और हम इसके बारे में ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 37 के हिसाब से कि संविधान के भाग 4 में दिए गए उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होंगे, किंतु इनमें दिए गए तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये निर्देशक तत्व अपनी रूपरेखा में बहुत लचीले हैं, अतः देश की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल उन्हें ढाला जा सकता है। इन तत्वों में किसी दल विशेष की विचारधारा को नहीं अपनाया गया है। यह अपना स्वरूप में बहुत व्यापक है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों का उल्लेख है और देश में शासन के प्रत्येक स्तर पर इन्हें लागू करना है। निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व में राज्य और समाज के भावी स्वरूप की रूपरेखा पाई जाती है, जिनका मूल लक्ष्य जो है देश में शोषण मुक्त, समता युक्त, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की स्थापना कर लोक कल्याण का राज्य की भावना को साकार करना है। चाहे नीति निर्देशक तत्व न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय ना हो, पर उनकी संवैधानिक महत्ता और पवित्रता में कोई संदेह नहीं किया जा सकता। यानी हम ये कह सकते हैं कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में मध्य संबंध भी है। जैसे कि संविधान में निहित नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों के बीच कभी कभी विरोध की स्थिति पाई जाती है। उदाहरण के लिए 47वां और 48वां अनुच्छेद को लिया जा सकता है। 47वें अनुच्छेद में राज्य का हिदायत सौंपा गया है कि वह मद्य निषेध की दिशा में कदम उठाए और 48 में कहा गया है कि वह राज्य गो हत्या को रोकने का प्रयत्न करे। उक्त दोनों अनुच्छेदों का संविधान के अनुच्छेद 19F(G) धारा अनुच्छेद से कोई मेल नहीं है। इस प्रकार अनुच्छेद जो 39 में कहा गया है
कि राज्य थोड़े से व्यक्तियों के पास धन के संचय को रोकने का प्रयास करे। स्पष्ट इस अनुच्छेद की 31वीं अनुच्छेद की व्यवस्था में कोई साम्य नहीं है। मूल अधिकार निर्देशित तत्वों की पाई जाने वाली विरोध की अभिव्यक्ति मद्रास राज्य बनाम चंपाकन दोराई राजन के विवाद में मुकदमे में भली प्रकार से हुई। इस मुकदमे में उत्पत्ति मद्रास सरकार के सांप्रदायिक आदेश में हुई। इस आदेश के अनुसार चंपकन दोराई राजन का मेडिकल कॉलेज में प्रवेश इस आधार पर नहीं किया गया था क्योंकि वह स्वर्ण ब्राह्मण थी और कॉलेज में सीटें अब्राह्मणों के लिए सुरक्षित थी। अपनी याचिका में दोराई राजन ने सरकारी आदेश को अनुच्छेद 15(1) तथा 26(2) जो है 29(2) में सनिहित मूल अधिकारों पर आघात बताया था। सरकार ने इसके विरुद्ध यह तर्क दिया था कि उसका आदेश अनुच्छेद 46 के प्रावधानों से मेल खाता है, जिसमें यह कहा गया कि राज्य समाज के दुर्बल वर्गों की शिक्षा संबंधी आर्थिक हितों का विशेष ध्यान देगा। परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और कहा कि निर्देशन सिद्धांत जिनके संबंध में यह स्पष्ट व्यवस्था कि उन्हें न्यायालय के द्वारा कानून नहीं किया जा सकता, 30 अध्याय के प्रावधानों का अतिक्रमण नहीं कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से स्पष्ट है कि सिद्धांत की अपेक्षा मूल अधिकारों का संवैधानिक महत्व कहीं अधिक है। यानी हम जो नीति तत्व मूल अधिकारों में जैसे मानते हैं कि मूल अधिकार को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है, ये न्यायालय में परिवर्तनीय है, अर्थात इनका उल्लंघन होने पर न्यायालय में समावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके विपरीत नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं है, इनके उल्लंघन होने पर न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती। दूसरा हम कह सकते हैं नीति निर्देशक तत्वों का स्वरूप सकारात्मक है, ये राज्य को कुछ करने का सकारात्मक निर्देश देते हैं, जबकि मूल अधिकार का स्वरूप नकारात्मक, राज्य को अनेक कार्य करने से रोकते हैं। मूल अधिकार स्वतंत्रता, समानता, सांस्कृतिक स्वतंत्रता आदि का संरक्षण करने के लिए अनेक प्रतिबंध लगाते हैं। मूल अधिकारों का उद्देश्य राजनीतिक जनतंत्र की स्थापना करना, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक जनतंत्र की स्थापना करना है। मूल अधिकार आत्यंतिक नहीं है। अनुच्छेद 20 एवं 21 में प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़कर अन्य अधिकारों को आपात की घोषणा होने पर निलंबित किया जा सकता है। सामान्य काल में भी विशेष परिस्थितियों में मूल अधिकारों पर अनेक निर्बंधन आरोपित किए जा सकते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता और ना ही उन पर कोई प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त अधिकार है, राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त अधिकार है, जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्य को दिए गए दिशा निर्देश हैं। मूल अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उपकरण है, जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक हित के साधन है। वस्तुतः मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों के मध्य द्वंद्व व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा सामाजिक हित में लगी राज्य सत्ता का द्वंद्व है। यानी देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रथम संशोधन विधेयक 1951 को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव पेश करते समय इस द्वंद्व की संभावना का चित्रण अंगीकृत शब्दों में किया। राज्य की नीति निर्देशक तत्व कतिपय लक्ष्यों की और गतिशीलता का निरूपण करते हैं। मूल अधिकार कतिपय विद्यमान अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ स्थिरता का निरूपण करते हैं। इस रूप में दोनों सही है, किंतु किसी कारण से तथा किसी समय ऐसा हो सकता है कि गतिशीलता एवं स्थायी स्थिरता एक दूसरे के साथ ठीक तरह से मेल ना खाए। इस तरह की थोड़ी मुश्किल है और स्वाभाविक है कि जब देश के न्यायालय इन विषयों पर विचार करेंगे तो उन्हें राज्य निर्देशक तत्वों की अपेक्षा मूल अधिकारों पर अधिक बल देना होगा। संविधान के पीछे जो असल मकसद था वह यह था कि एक गतिशील संविधान बने जो धीरे धीरे किंतु निश्चित लक्ष्य की ओर अग्रसर हो, किंतु गतिशीलता की अपेक्षा स्थिरता पर थोड़ा अधिक बल दिए जाने के कारण इस लक्ष्य की पूर्ति में विघ्न व बाधा आती है और हमें इसका समाधान के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालना होगा। संविधान की यह व्यवस्था निश्चित ही मूल अधिकारों को निर्देशक तत्वों की अपेक्षा प्राथमिकता बनाती है।
इस तथ्य की पुष्टि 1951 के मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराई राजन के मामले में आया। जैसे पहले बताया, केरल एजुकेशन बिल के मामले में 1957 में उच्चतम न्यायालय ने दोनों में विरोध की स्थिति में सामंजस्यपूर्ण संरचना का सिद्धांत अपनाने पर बल दिया। 1971 का 25वां संशोधन और 1973 का केशवानंद भारती उच्चतम न्यायालय में परिवर्तन किया गया। विवाद 1976 में 42वां संविधान संशोधन मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी गई। 1980 के मिनर्वा मिल्स मामले में उच्चतम न्यायालय ने 25वें संशोधन को बरकरार रखा। न्यायालय ने इन दोनों के संतुलन को आवश्यक बतलाते हुए कहा कि किसी एक को दूसरे की अपेक्षा प्राथमिकता देने से संविधान का सामंजस्य डगमगा सकता है। यानी ये कह सकते हैं कि हम इस संविधान में जो भाग 4 है उसमें अनुच्छेद 51 से लेकर और अनुच्छेद हमारे 36 से लेकर 51 तक जो अनुच्छेद हैं वो विशेष रूप से नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे और कल आगे करेंगे अध्ययन। धन्यवाद।